ये परियां नहीं, कोई मायावी डायन है जो अपनी झूठी सुंदरता से सबको धोखा दे रही हैं। सैनिकों, पकड़ लो इन सबको और डाल दो काल कोठरी में। सबसे सुंदर राजकुमारी अपने राजमहल के कमरे से बाहर आ रही है, पर ये क्या, जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने एक सेविका पोछा लगा रही है। हे भगवान! अरे नालायक, तुझे इतना भी नहीं पता कि मुझे तेरे जैसे बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों आई सुबह सुबह मेरे सामने? उल्टा कहीं की, चल दफा हो जा यहाँ से। ईश्वर करे एक दिन आपको असली सुंदरता का मतलब समझ आए। ये सब सुनकर सेविका जोर जोर से रोते हुए वहां से चली गई। सेवादार, सेवादार, जो हुआ वो आगे कभी ना हो, वरना आपको इसकी बहुत भयानक सजा मिलेगी। जी राजकुमारी जी। ये है राजकुमारी रत्ना, जो खुद को दुनिया की सबसे सुंदर औरत समझती है और किसी भी बदसूरत इंसान का चेहरा इन्हें देखना भी पसंद नहीं। पर क्या ये ऐसी ही रहेंगी या कभी समझदार भी बनेंगी? आइए जानते हैं। पर इससे पहले जानते हैं राजकुमारी के राजसी जन्म के बारे में। हाँ मंत्रीगण, अब आप ही हमें कोई उपाय बताइए कि हमें संतान का सुख प्राप्त हो। कहते हैं कि राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। तब उसने अपनी कुल देवी का बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिससे प्रसन्न होकर कुल देवी ने रानी परी को राजा रानी को संतान का वरदान देने को भेजा। रानी परी के आशीर्वाद से राजा के यहाँ बहुत ही दिव्य और सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। जब वो पैदा हुई थी तो खुद रानी परी ने उसे आशीर्वाद दिया था। महाराज, आपकी ये पुत्री किसी रत्न से कम नहीं है, इसलिए इसका नाम होगा रत्ना, राजकुमारी रत्ना। सब परियां भी उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गई थीं। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन अफसोस, बड़े होते होते उसका घमंड उसकी सुंदरता से भी कहीं ज्यादा बड़ा और मशहूर हो चुका था। उसे यकीन था कि इस दुनिया में वही सबसे सुंदर है और उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। वो रानी परी के आशीर्वाद को भूल चुकी थी। रत्ना बेटी, आओ हमारे पास आओ। रत्ना बेटी, कल आपका जन्मदिन है और कल हमारी कुल देवी की पूजा भी है। हमने वहाँ पूरी प्रजा के लिए भंडारे का आयोजन किया है, जहाँ आप उन्हें भोजन वितरित करेंगी। प्रजा का आशीर्वाद हमारे लिए सबसे ऊपर है। आप सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, हमें जल्दी निकलना होगा। जी पिताजी, पर हम किसी को भी स्पर्श नहीं करेंगे, कहीं हमारी सुंदरता खराब ना हो जाए। बड़ी भोली और प्यारी बेटी है हमारी। राजन, आपको नहीं पता, आपकी भोली बेटी के सर पर गुरूर सवार है और ये सब आपके लाड प्यार के कारण है। अरे रानी साहिबा, वो अभी बच्ची हैं, समझ जाएंगी, इतना मत सोचिए। अगले दिन राजा रानी और कुछ सैनिक रथ के पास खड़े थे और रत्ना उनके पास आती है। पिताजी, मैं तैयार हूँ, चलिए। चलो सारथी। राजा रानी और रत्ना रथ पर बैठते हैं और सब कुल देवी के मंदिर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते ही जंगल में भीड़ देख राजा रथ रोकने का आदेश देता है। अरे अंगरक्षक, क्या हो गया है यहाँ पे? जरा देखो तो। जी महाराज। थोड़ी देर में सैनिक आता है और बताता है कि एक बूढ़ी औरत गिर गई है और रो रही है। ओहो हो, चलो हम चलकर देखते हैं आपके साथ, चलो। राजा रथ से उतरकर देखने जाता है और साथ में रानी और राजकुमारी भी जाती हैं। माई, क्या हो गया है आपको? आप रो क्यों रही हैं? कैसे गिर गई आप?
अरे बेटा, अरे अरे, माफ कीजिए महाराज, आपको बेटा कह दिया। अब अरे कोई बात नहीं माँ जी, कुछ भी कह लो, मैं आपके बेटे जैसा ही तो हूँ। अब शरीर बूढ़ा हो गया है, कभी कभी संभल नहीं पाता तो गिर गई, बस ठीक हो जाऊंगी। सेनापति, अम्मा जी को वैद्य जी के पास भिजवाइए। जैसे ही राजा जाने लगता है, बूढ़ी माँ की नजर राजकुमारी पर पड़ती है। अरे वाह, मेरे राजा बेटे की बिटिया तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। इधर आओ बेटी, मुझे तुम्हें आशीर्वाद देना है। नहीं नहीं माँ जी, आप उठ जाइए, मैं यही ठीक हूँ। रत्ना बेटी, आओ आओ, अम्मा से आशीर्वाद लो, मैं खुद इनकी गोद में पला बड़ा हूँ। आओ आओ आओ। जाओ बेटी जाओ। पिताजी, हम नहीं जाएंगे अम्मा के पास, और आपको पता है क्यों? ये कहकर राजकुमारी वापस रथ की ओर जाने लगी और रानी उसे रोकते हुए उसके पीछे पीछे गई। अरे पर रत्ना बेटी, अरे रत्ना बेटी सुनो तो। ओहो, अम्मा जी, माफ करना माँ जी, माफ करना। ये कहकर राजा मायूस होकर अम्मा से माफी मांगता है और चुपचाप रथ में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पहले ही रानी और राजकुमारी बैठे होते हैं। उधर परी लोक में जब रानी परी को राजकुमारी की इस हरकत का पता चलता है तो रानी परी को बहुत दुख होता है और वो राजकुमारी को सही रास्ते पर लाने के लिए दो नन्ही परी विशाखा और दीक्षा को बुलाती है। विशाखा, दीक्षा, आपकी ही तरह राजकुमारी रत्ना भी मुझे बहुत प्रिय है, परंतु वो गलत रास्ते पर चल पड़ी हैं। जाओ और राजकुमारी की मदद करो। जी रानी परी, जैसा आपकी इच्छा, हम पूरी कोशिश करेंगी। उधर राजा रानी और राजकुमारी पूजा करके अपने महल लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में जंगल में फिर से भीड़ लगी होती है। अरे वाह 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 वाह, क्या नजारा है। हाँ, कितना सुंदर है, ऐसा नजारा तो पहले कभी नहीं देखा। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ओहो, मजेदार। हाँ हाँ, मजेदार है। ओहो नहीं, फिर से नहीं। मैं इन बदसूरत लोगों के बीच नहीं रुकना चाहती, जो पहले ही मेरा मूड खराब कर चुके हैं। ओहो सेनापति जी, जाकर देखो तो जरा माजरा क्या है। जी महाराज। राजन, जंगल में कुछ दिव्य परियों का आगमन हुआ है। उनकी सुंदरता अलौकिक है। उनके चारों ओर ऐसी रोशनी है जो देखने वालों की आंखों में सुकून दे रही है। हर कोई उनकी सादगी और दिव्यता पर मोहित हो रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है। ये देखकर राजकुमारी रत्ना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी तारीफ के बजाय किसी और की प्रशंसा सुनना उसके लिए असहनीय था। उसका घमंड चूर चूर हो रहा था। हम भी तो देखें, हमसे सुंदर कौन आ गया है अवंतीपुर में। राजकुमारी भीड़ में जाकर देखती है तो नन्ही परियां जंगल के तालाब में खेल रही थीं और उन्हें देख सब लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कोई भी राजकुमारी को नहीं देख रहा था, सबका ध्यान सिर्फ परियों पर ही था। राजकुमारी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये परियां नहीं, कोई मायावी डायन है जो अपनी झूठी सुंदरता से सबको धोखा दे रही हैं। सैनिकों, पकड़ लो इन सबको और डाल दो काल कोठरी में। राजा और रानी भी ये सब सुनकर आ जाते हैं। राजकुमारी, ये सब क्या कह रही हो? ये नन्ही परियां हैं, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? हमसे सुंदर कोई नहीं हो सकता और ये मायावी डायन झूठा ढोंग करके सबको बेवकूफ बना रही हैं। सैनिकों, हमारे आदेश का पालन करो। राजा जैसे ही कुछ बोलने लगा, रानी ने उन्हें रोक दिया। रानी को पता था कि राजकुमारी के सबक सीखने का समय आ चुका है। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, परियों ने अपना दिव्य रूप दिखाया। उनके एक इशारे से सैनिक जहाँ के तहाँ जड़ हो गए।
एक परी ने आगे बढ़कर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, राजकुमारी, असली सुंदरता मन की पवित्रता और विनम्रता से आती है, घमंड और ईर्ष्या से नहीं। तुमने अपनी सुंदरता का अपमान किया है। तुम उस रूप के लायक नहीं हो जिस पर तुम्हें इतना गुमान है। तुमने रानी परी की दी हुई सुंदरता पर इतना घमंड किया कि अब तुम उस वरदान के लायक नहीं रही। अपनी माँ की तरफ देखो, रानी परी के आशीर्वाद से उन्होंने तुम्हें पाया है और आज वो सबके सामने तुम्हारे घमंड की वजह से शर्मिंदा है। तुम्हारी ये सुंदरता अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी। ये कहते ही राजकुमारी रत्ना की जवानी और खूबसूरती हवा में विलीन हो गई। वो एक बूढ़ी झुर्रियों वाली औरत बन चुकी थी। उसके रेशम जैसे बाल सफेद बेजान हो गए। उसकी त्वचा पर गहरी भद्दी झुर्रियां पड़ गईं और उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। हे परियों, मेरी बेटी को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। रत्ना, तुम्हारे पास समय है खुद को साबित करने का। अगर तुम अपनी प्रजा की सच्चे दिल से सेवा करोगी तो तुम्हें सुंदरता वापस मिल सकती है। अब वो परियां अपना कार्य करके अदृश्य हो चुकी थीं। ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल गई। जिन राजकुमारों ने उसे पाने के लिए अपने राज्य तक दांव पर लगा दिए थे, वो अब उसका नाम सुनकर भी अपना मुंह फेर लेते थे। राजकुमारी रत्ना ने भारी मन से खुद को महल के ही एक दूर दराज के अंधेरे कमरे में नजरबंद कर दिया। हमारी बेटी रत्ना आज इस हाल में पहुंची क्योंकि हमने उसे घमंड से रोका नहीं। कई साल बीत गए। रत्ना उस अंधेरे कमरे में अकेली पड़ी रही। इस अकेलेपन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे समझ आया कि सुंदरता पर उसे नाज था। वो कितनी खोखली थी। उसके जाते ही सबने उससे मुंह मोड़ लिया। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता महाराज विक्रम सिंह स्वर्ग सिधार गए हैं। राज्य अब लावारिस था और मंत्री सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे। उस पल रत्ना को एहसास हुआ कि ये वक्त है खुद को साबित करने का। रत्ना ने खुद को उस बंद कमरे से आजाद किया। आज भी एक काम वाली पोछा लगा रही थी, पर इस बार क्षमा कीजिए राजकुमारी, क्षमा कीजिए। कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करती हूँ। ये कहकर राजकुमारी वहाँ से चली गई और सबको हैरानी में डाल गई कि उसे आखिर हुआ क्या है कि वो इतने साल बाद अपने कमरे से बाहर आ गई। अवंतीपुर हम सब का है और हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। रत्ना ने रानी के तौर पर राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसने अपनी बुद्धि और विवेक से मंत्रियों के झगड़े सुलझाए, राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारा और अपनी प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए दिन रात एक कर दिया। वो अब लोगों से उनके रूप के आधार पर नहीं बल्कि उनके गुणों और काबिलियत के आधार पर मिलती थी। जिस प्रजा ने कभी उसकी सूरत की पूजा की थी, वही प्रजा अब उसकी बुद्धि और न्याय की पूजा करने लगी। उन्होंने उसे विवेक की रानी का नाम दिया। वो समझ चुकी थी कि गहरी सुंदरता एक भ्रम है, जबकि लोगों के दिलों में बसा प्यार और सम्मान ही असली दौलत है। उसने अपनी प्रजा की सेवा में ही अपनी खुशी ढूंढ ली थी। उसकी इस निस्वार्थ सेवा और बदले हुए स्वभाव को वो परियां स्वर्ग से देख रही थीं। एक दिन वो फिर से उसके दरबार में प्रकट हुईं। रत्ना ने उन्हें देखकर घमंड से नहीं बल्कि सम्मान और विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। प्रणाम परियों, कहिए कैसे आना हुआ? हमसे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करें। रानी रत्ना,
आज तुमने असली सुंदरता का अर्थ सीख लिया है। तुमने साबित कर दिया है कि मन की और बुद्धि की सुंदरता ही सच्ची और स्थायी होती है। हम तुम्हें तुम्हारा रूप वापस लौटाने आई हैं। आपका और रानी परी का बहुत बहुत धन्यवाद, पर मुझे उस सुंदरता की अब कोई जरूरत भी नहीं लगती। रत्ना, अब तुम सही सोच वाली, सूझबूझ वाली राजकुमारी बन गई हो, जिसे सुंदरता से नहीं बल्कि सत्य और न्याय से लगाव है। और हम अपना श्राप वापस लेते हैं। परियों ने अपना श्राप वापस ले लिया और रत्ना पहले की तरह ही खूबसूरत हो गई, लेकिन इस बार उसकी सुंदरता में घमंड नहीं बल्कि एक अनोखी शांति, आत्मविश्वास और विवेक की चमक थी। रत्ना ने परियों का धन्यवाद किया। उसने अपना बाकी का जीवन अपनी प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया और इतिहास में वो अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमता, न्याय और दया के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, ये थी राजकुमारी रत्ना की कहानी, जो सुंदरता के अर्श से बदसूरती के फर्श पर गिरी। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड का सिर हमेशा एक दिन नीचे होता है और असली शक्ति हमारे चेहरे में नहीं बल्कि हमारे विवेक, हमारे कर्मों, हमारे दिल में बसती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को कहीं भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा। धन्यवाद। आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? खुद को संभालिए माँ। तेरे बाबा को जीवन में कभी कोई सुख नहीं मिल पाया था बेटा। इन गांव वालों ने भी बाबा को बहुत तकलीफ पहुंचाया है माँ। दी की मृत्यु के बाद सोनाली और उसका बेटा विजय काफी दुखी हो चुके थे। अगले दिन विजय, सोनाली अपना सारा सामान लेकर उस गांव से निकल जाते हैं। विजय ने अपने पिता का भी सामान साथ लिया था। दोनों माँ बेटे दूर एक गांव में आते हैं। और बेटा, तू कुल्हाड़ी की धार को क्यों तेज कर रहा है? अब मैं बाबा की तरह लकड़ियों से अलग अलग वस्तुएं बनाकर बेचूंगा। भी विजय अपनी साइकिल पर गांव के बाहर जंगल में आता है। विजय लकड़ियां तोड़ने में लग जाता है। शाम का समय विजय कई सारी लकड़ियां घर लेकर आता है और अगले दिन उन्हें काटकर अपने हाथों से उनकी कुर्सियां, टेबल बनाता है। कुछ दिन बाद कौन आया था बेटा? अरे अम्मा, एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर मिला है हमको। सुनो, मैं बताता हूँ। विजय अपनी माँ को सारी बात बताता है। तो माँ, अब मुझे जंगल जाकर बहुत सारी लकड़ियाँ लानी होंगी और उनसे बेड और कुर्सियाँ बनाने का काम शुरू करना होगा। ठीक है बेटा, पर अंधेरा होने से पहले तू लौट आना। तभी विजय कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है। मैं तो विजय को टिफिन देना भूल ही गई। सोनाली आगे जाती है और खेत में काम कर रहे एक मजदूर से पूछती है, भाई साहब, ये जंगल जाने के लिए किस रास्ते से जाना होगा? यहाँ से थोड़ी दूरी पर जंगल है बहन, ये इस तरफ। सोनाली आगे जाती है। अब चलते चलते वो एक घने जंगल में आ जाती है, जहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये जंगल तो कितना बड़ा है, अब कहाँ ढूंढूं अपने बच्चे को? इधर विजय जंगल में एक स्थान पर लकड़ियां काट रहा था। बेटा, कहाँ है तू? सोनाली विजय को आवाज देते देते आगे आती है। विजय तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी थकी हारी सोनाली जंगल में एक कुएं के पास आकर बैठ जाती है। तभी सोनाली उस कुएं से थोड़ा जल पीने लगती है। वो कुआं जल से पूरा भरा हुआ था। इतने घने जंगल में ये कुआं। तभी सोनाली फिर से कुएं का पानी पीती है। अब पानी पीते ही कुआं पूरा सूखकर एक पुराना कुआं बन जाता है।
ये दृश्य अपनी आंखों से देखकर सोनाली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। है, इस कुएं का पानी कहाँ चला गया? इंसान, वो भी मेरे इस कुएं के पास। कौन हो तुम? मैं एक जादुई इच्छाधारी नागिन हूँ। क्या? इच्छाधारी नागिन? सोनाली वहां से भागने लगती है। तभी वो नागिन अपनी शक्ति से सोनाली को पकड़ लेती है और उसे लेकर उस कुएं के अंदर चली जाती है और दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं। कुआं अंदर से पूरा सूखा हुआ था। शाम का समय। विजय लकड़ियां लेकर घर आता है तो घर में सोनाली नहीं थी। माँ, ओ माँ! अरे माँ कहाँ चली गई? माँ! विजय पूरे गांव में सोनाली को ढूंढता है पर उसे सोनाली कहीं नहीं मिलती। करीब 2 दिन बीत जाते हैं। विजय अपनी माँ को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था। कहाँ चले गए हो माँ? अब कहाँ ढूंढूं मैं माँ को? बेटा, तुम्हारा नाम विजय है। हाँ। मुझे अभी पता चला कि तुम्हारी माँ 2 दिन से लापता है। बेटा, मैंने तो तुम्हारी माँ को कभी नहीं देखा, पर हाँ, 2 दिन पहले एक महिला खेत में मेरे पास आई थी। उसके हाथ में खाने का एक डब्बा था और वो मुझसे जंगल का पता पूछ रही थी। हाँ, खाने का डब्बा? 2 दिन पहले तो मैं टिफिन भूल कर चला गया था जंगल। शायद माँ ही मुझे टिफिन देने जंगल में आई होंगी। हाँ, और उसके बाद वो महिला जंगल की ओर चली गई थी बेटा। शायद वो तुम्हारी माँ होगी। हाँ, माँ जंगल में गई थी? अरे बाप रे बाप, कहीं माँ के साथ? तभी विजय दौड़ते हुए जंगल में आता है और अपनी माँ को पूरे जंगल में तलाश करने लगता है। थोड़े समय बाद थका हारा विजय उसी सूखे कुएं के पास आता है। भगवान जी, मेरी माँ से मुझको मिलवा दीजिए। तभी कुएं के अंदर से सोनाली की आवाज आती है। विजय, मेरे बेटे, मैं यहाँ हूँ बेटा। अपनी माँ की आवाज सुनकर विजय के होश उड़ जाते हैं। हाँ, माँ कहाँ हो आप? माँ, हाँ, माँ। विजय चारों ओर नजरें घुमाकर देखता है। माँ कहाँ हो आप? मैं यहाँ कुएं के पास हूँ। माँ कहाँ हो आप? ये रोशनी। तभी रोशनी गायब हो जाती है और कुएं के अंदर से वही जादुई इच्छाधारी नागिन बाहर निकल आती है। कौन हो तुम? मैं एक जादुई इच्छाधारी नागिन हूँ विजय, और तुम्हारी माँ मेरे पास है। हाँ, माँ, ये क्या किया तुमने मेरी माँ को? मेरी माँ है कहाँ? मैंने तुम्हारी माँ को एक पिंजरे में कैद किया है। अब अगर तुम अपनी माँ के प्राण बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। मेरी माँ को कुछ मत कीजिएगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बस मेरी माँ को कुछ मत करना। यहाँ से बहुत दूर पहाड़ी के पीछे एक नगर है जहाँ एक राजा विक्रम रहता है। उस राजा के पास मेरी जादुई मणि है। बस तुम्हें वहां जाकर राजा से वो जादुई मणि लाकर मुझे देनी होगी। याद रहे, तुम इस कार्य में जितनी देरी करोगे तुम्हारी माँ उतनी ही मृत्यु के करीब पहुंचती जाएगी। इसलिए अब तुरंत जाओ और उस राजा से मेरी मणि लेकर आओ। ये सुनकर विजय के होश उड़ जाते हैं और वो दौड़ते हुए वहां से जाने लगता है। हाँ, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे हर हाल में उस राजा से मणि को लाना होगा। हाँ। विजय काफी देर तक दौड़ते हुए दूर एक जंगल में आता है। दौड़ते दौड़ते वो काफी थक जाता है। विजय सामने देखता है तो वहाँ एक तालाब था। तभी वो उस तालाब के पास आकर पानी पीता है।
तभी तालाब के अंदर से एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है। कौन हो तुम? घबराओ मत मुसाफिर, मैं एक जादुई परी हूँ। तुम इतने परेशान क्यों हो? एक इच्छाधारी नागिन ने मेरी माँ को कुएं में कैद करके रखा है और उस नागिन की मणि राजा विक्रम के पास है। बस मैं उसी मणि को लेने के लिए राजा के पास जा रहा हूँ। राजा विक्रम? तुम जानती हो उसे? हाँ, उस राजा के पास एक शक्तिशाली जादुई मणि है और उसी ने उस मणि की शक्ति से मुझे इस तालाब में कैद कर रखा है, जिसके बाद मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। कोई भी उस राजा का मुकाबला नहीं कर सकता। उस राजा की उम्र 200 साल है, फिर भी उस जादुई मणि की शक्ति से वो आज भी जवान दिखता है। पर मुझे अपनी माँ के प्राण बचाने हैं। विजय, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। वो राजा पल में ही तुम्हें खत्म कर देगा। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, पर मैं अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं तुम्हारी हिम्मत और हौसले को सलाम करती हूँ विजय, पर तुम एक आम इंसान हो। मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देती हूँ, जिसका उपयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। उसके बाद वो शक्ति खत्म हो जाएगी। तभी जादुई परी अपनी जादुई शक्ति से विजय के शरीर में एक शक्ति डालती है। अब तुम इस शक्ति से किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हो। राजा के नगर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। रास्ते में तुम्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उसने पूरे नगर पर सुरक्षा कवच बिछा रखा है। क्या? राजा के महल में उसकी रानी है। अगर तुम्हें वो मणि पानी है तो तुम्हें उस रानी का रूप धारण करना होगा। तभी विजय वहां से आगे जाता है। अब चलते चलते वो राजा विक्रम के नगर के करीब पहुंच जाता है तो रास्ते में उसे कुछ अजीब से लोग दिखाई देते हैं, जिनके हाथों में सोने के सिक्के, खजाना, पैसा और कई सारा धन था। ये लोग कौन हैं और इनके पास इतना धन कैसे? हर आदमी विजय को अपने पास बुलाने लगता है। नहीं, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। परी ने कहा था कि मुझे किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। तभी विजय एक बड़े से दरवाजे के पास आता है, जो उस राजा के नगर में जाने का रास्ता था। ओह, इतना बड़ा दरवाजा! तभी उस दरवाजे से आवाज आती है। कौन हो तुम मुसाफिर? मुझे राजा विक्रम के नगर में जाना है। वहां जाना इतना आसान नहीं है बच्चे। अगर तुम्हें इस दरवाजे को खोलना है तो तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुमने एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो तुम इस नगर में कभी नहीं आ पाओगे। पहला सवाल, वो सामने आम का बड़ा सा पेड़ देख रहे हो? उस पेड़ पर कितने पत्ते हैं बताओ। कोई भला किसी पेड़ के पत्तों की संख्या कैसे बता सकता है? अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम इस दरवाजे के पार कभी नहीं जा पाओगे। विजय उस विशाल पेड़ के पास आता है। अरे, इस पेड़ पर तो कितने सारे पत्ते हैं। अब मैं कैसे गिनूं इतने सारे पत्तों को? विजय पेड़ पर लगे हर एक पत्ते को गिनने लगता है, पर ये कार्य उसके लिए नामुमकिन था। थोड़े समय बाद, भगवान जी, मैं ये कैसी दुविधा में फंस गया हूँ। तभी वहाँ तेज तूफान आता है और उस तूफान की वजह से वो दरवाजा टूट जाता है। ओह, दरवाजा टूट गया। वो दरवाजा फिर से खड़ा होने लगता है। तभी विजय दौड़ते हुए उस दरवाजे के पार राजा के नगर में आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी आपका। तभी विजय उस नगर में घूमने लगता है तो वहाँ सब राजा विक्रम के गुलाम थे। इधर एक बड़े से राजमहल में राजा विक्रम अपने तख्त पर बैठा था। राजा विक्रम काफी जवान था। आज रात हमें फिर से एक इंसान की जरूरत होगी और उस जादुई मणि की सहायता से हमें उस इंसान की जवानी अपने अंदर लेनी होगी। राजा अपने कमरे में आता है, जहाँ उसकी सुंदर जवान रानी सुमित्रा थी। महाराज, हम किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं, थोड़े समय बाद लौट कर आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर रानी साहिबा महल में नहीं रहेंगी तो हम अपना कार्य तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
रानी बाहर चली जाती है। तभी राजा एक सैनिक को लेकर महल के तहखाने में आता है, जहाँ राजा की एक बड़ी सी मूर्ति थी और उस मूर्ति की पेशानी पर एक जादुई मणि थी जो काफी चमक रही थी। महाराज, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जादुई मणि इस सैनिक की सारी जवानी छीनकर हमें दे दीजिए। तभी मूर्ति पर लगी उस मणि के अंदर से रोशनी निकलती है और वो सैनिक अचानक से बूढ़ा हो जाता है। उसकी सारी याददाश्त जा चुकी थी। मैं कौन हूँ? राजा विक्रम हर दिन एक इंसान को अपने इस पुतले के पास लेकर आता था और उसकी जवानी उस जादुई मणि के अंदर लेकर लोगों को बूढ़ा करता जाता था, जिसके बाद वो लोग जो बूढ़े बन जाते थे वो अपनी याददाश्त खो बैठते थे। ये जादुई मणि उसी जादुई इच्छाधारी नागिन की है। इधर रानी सुमित्रा अकेली बग्गी में बैठकर दूर एक झोपड़े नुमा घर में आती है तो वहाँ विजय भी आता है। कौन हो तुम? तभी विजय उस परी की दी हुई जादुई शक्ति से रानी सुमित्रा का रूप धारण कर लेता है और रानी सुमित्रा को एक रस्सी से बांध देता है। छोड़िए हमें, कौन हो तुम? अब विजय रानी सुमित्रा के रूप में था। वो रानी को जादुई परी की सारी बात बताता है। क्षमा कीजिएगा रानी साहिबा, पर उस 200 साल के राजा के अंत के लिए मुझे आपका ये रूप लेकर महल जाना ही होगा। तभी विजय रानी का रूप लेकर महल में आता है। अगले दिन विजय रानी के कमरे में था। मुझे राजा से दूर ही रहना होगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रानी नहीं बल्कि विजय हूँ। सबसे पहले मैं उस जादुई मणि को ढूंढता हूँ। तभी विजय रानी के रूप में पूरे महल में उस जादुई मणि को ढूंढने लगता है। ओह, जितने दिन बीत रहे हैं उतनी ही मेरी माँ की मौत करीब आती जा रही है। मुझे जल्द से जल्द उस मणि को ढूंढना ही होगा। ओहो, आज तो न कोई सैनिक है न कोई नगरवासी, सब मंत्री जी की बेटी के विवाह में गए। अब हम किसकी जवानी लें? क्या करें क्या करें? तभी राजा रानी के कमरे में आता है, जहाँ विजय रानी के रूप में बैठा था। चलो बाकी रानियों की तरह रानी सुमित्रा की भी जवानी अपने अंदर ले लेता हूँ। राजा विक्रम विजय को लेकर महल के तहखाने में आता है। जादुई मणि? तो राजा ने इस मणि को यहाँ छुपा रखा है। महाराज, ये आपके पुतले पर चमकती चीज क्या है? रानी साहिबा, ये एक जादुई मणि है और हम इसकी सहायता से 200 साल बाद भी जवान हैं। अब हम इस जादुई मणि की शक्ति से तुम्हारी जवानी भी अपने अंदर ले लेंगे। तभी विजय अपने असली रूप में आ जाता है। कौन है तू? मैं तेरा अंत हूँ राजा। तभी विजय राजा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसके पुतले को तोड़कर उस जादुई मणि को अपने हाथ में ले लेता है। तभी राजा उठता है और अपनी तलवार विजय के पेट में घुसा देता है। हमारी मणि को चुराने आया था तू? जादुई मणि, इस राजा की इस जादुई दुनिया का हमेशा के लिए अंत कर दो। तभी राजा अपनी असली उम्र में आ जाता है, जो 200 साल थी। अब बुढ़ापा आते ही राजा की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। तभी विक्रम जैसे तैसे उस जादुई मणि को लेकर उस कुएं के पास आता है और उस नागिन को वो मणि दे देता है, जिसके बाद वो इच्छाधारी नागिन कुएं से आजाद हो जाती है और वो सोनाली को भी आजाद कर देती है। तभी विजय, जिसके पेट से काफी खून निकल रहा था, वो अपनी माँ की गोद में गिर जाता है। मेरे बच्चे, ये क्या हो गया तुझे? तभी विजय की मृत्यु हो जाती है। अपने बेटे की मृत्यु देखकर सोनाली खूब रोती है। इच्छाधारी नागिन, अपनी मणि से मेरे बच्चे को जिंदा करो ना। काश कि मैं विजय को फिर से जिंदा कर पाती, पर मेरी जादुई मणि की शक्तियाँ किसी को फिर से जीवित नहीं कर सकती। ये सुनकर सोनाली खूब रोने लगती है। मुझे क्षमा कर दो विजय। अगर ये मणि उस राजा के पास रहती तो वो इस पूरी दुनिया का अंत कर देता।
अपनी माँ के प्राण बचाने के लिए आज एक बेटे ने अपने प्राण गंवा दिए। उसके बाद इच्छाधारी नागिन हमेशा सोनाली के साथ रहने लगी और उसका खूब ध्यान रखने लगी।